नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है पदार्थ विज्ञान के लेक्चर नंबर 3 में। और इस सीरीज़ में आज हम लौह धातु के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आप सभी को पता है, कल हमने अलौह धातु को पढ़ा था और आज के क्रम में हम लौह धातु को पढ़ेंगे। आप सभी का वेलकम है। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ कि मैंने अभी तक आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया मैंने। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने चर्चा करी थी पदार्थ के बारे में। हमने पदार्थों की विभिन्न 3 अवस्थाओं को पढ़ा था: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। उसके बाद में हमने पदार्थों के वर्गीकरण को पढ़ा था। पदार्थों के वर्गीकरण को हमने 2 भागों में पढ़ा था: धात्विक पदार्थ और अधात्विक पदार्थ। उसके बाद में हमने पदार्थों के गुणों के बारे में चर्चा करी थी। पदार्थों के गुणों में हमने मुख्य रूप से जो चर्चा करी थी, जैसे कि आपको पता है हमने उसमें पढ़ा था हमने कि पदार्थों के यांत्रिक गुण होते हैं, भौतिक गुण होते हैं और रासायनिक गुण होते हैं। फिर कल हमने धातुओं का वर्गीकरण पढ़ा था। धातुओं के वर्गीकरण में लौह धातु है और अलौह धातु के बारे में पढ़ा था। साथ ही में हमने अलौह मिश्र धातु के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे लौह धातुएं क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं लौह धातु के बारे में। देखिए, लौह धातु क्या होती है समझिएगा। देखिए, इन धातु पर जंग लगता है, यानी कि जिनमें लोहे की मात्रा होगी उनमें क्या होगा, जंग लगेगा। जंग लगने को संक्षारण प्रक्रिया भी कहते हैं। संक्षारण प्रक्रिया कब लगती है? जब लोहे को पानी के संपर्क में लाया जाता है, तब वस्तु पर या धातु पर जंग लग जाती है। इसका गलनांक काफ़ी अधिक होता है, यानी गलनांक मतलब ये धातु काफ़ी कठोर होती है, इसलिए जब इनको गर्म करके पिघलाया जाता है तो ये काफ़ी अधिक टेम्परेचर पर गलती है। ये ठंडी अवस्था में भंगुर होती है, मतलब जो लौह धातु होती है जब ठंडी होती है, ठीक है, तो उस समय इनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। यानी कि अगर इन पे बल से प्रहार किया जाए तो ये भंग हो सकती है। ये धातुएं कठोर तथा अधिक सामर्थ्य वाली होती है। कभी कभी वस्तु जब ये नॉर्मली टेम्परेचर पे धातु होती है तो काफ़ी कठोर और अधिक सामर्थ्य वाली होती है। अधिक सामर्थ्यता का मतलब क्या हो जाएगा कि यानी इनमें बल को सहन करने की क्षमता काफ़ी अधिक हो जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, ये धातुएं विद्युत या ऊष्मा की अच्छी चालक नहीं होती है। मतलब जैसे कि मैं लोहा बोलूँगा तो लोहा तो अच्छा चालक है, लेकिन सभी धातुओं के ओवरऑल लूप में मैं बात करूँगा तो ये अच्छी चालक नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम धातु के प्रमुख अयस्कों के बारे में बात करेंगे। धातु के देखिए प्रमुख अयस्क कौन कौन से होते हैं। देखिए, मैं धातु के अयस्क अब देखिए, कल हमने बात करी थी कि लौह धातु के जो अयस्क है मुख्य रूप से 5 हैं, लेकिन ये 3 रूपों में मिलते हैं। तो हम इसके रूपों के आधार पर 3 भागों में वर्गीकरण किया। ऑक्साइड के रूप में बात करेंगे तो हम हेमेटाइट, दूसरा मैग्नेटाइट और तीसरा बात करेंगे लिमोनाइट। तो हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3। मैग्नेटाइट का क्या होता है? Fe2O4। और लिमोनाइट का क्या होता है? Fe2O3H2O। ठीक है, देखिए हेमेटाइट में लोहे की मात्रा कितनी होती है? 60 से 65% तक की लोहे की मात्रा मिलती है, जबकि मैग्नेटाइट में 70 से 75% तक की मात्रा मिलती है। और लिमोनाइट में ये मात्रा कितनी मिलती है? 30 से 60% तक की मात्रा मिलती है। और हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट ये कौन से अयस्क के रूप में, मतलब ऑक्साइड के रूप में ये तीनों अयस्क हमें प्राप्त होते हैं। अयस्क का मतलब ये होता है कि लोहा हमें शुद्ध रूप से जमीन से ना मिलकर अयस्कों के माध्यम से प्राप्त होता है। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सामने ये चीज़ मेल मिलान में आ सकती है कि हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटाइट का क्या होता है, लिमोनाइट का क्या होता है। इसी प्रकार से हेमेटाइट में लोहे की मात्रा कितनी होती है, मैग्नेटाइट में कितनी होती है और लिमोनाइट में कितनी होती है। आपको इस प्रकार से डिस्क्राइब करके आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, दूसरा कौन सा रूप है? सल्फाइड के रूप में। सल्फाइड के रूप में देखिए एक पायराइट अयस्क मिलता है जिसका फॉर्मूला होता है F2S2। 40 से 50% लोहे की मात्रा है। हाल ही में जो रेलवे में मेट्रो रेलवे का जो पेपर था उसमें ये पूछा गया था कि पायराइट जो लोहे का अयस्क है उसमें लोहे की मात्रा कितनी पाई जाती है? 40 से 50% तक पाई जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे कार्बोनेट के रूप में। तो कार्बोनेट के रूप में सिडेराइट अयस्क पाया जाता है जिसका फॉर्मूला होता है FeCO3। ठीक है, और इसमें लोहे की मात्रा कितनी होती है? 40 से 48% तक होती है। वैसे इसका ओरिजिनल आंसर 40 से 45% है, लेकिन कई जो ऑथेंटिक पुस्तक है उसमें इसको 48% तक माना गया, इसलिए मैंने इसे 48% लिखा है। तो यहाँ पर बात हुई हमारे कि जो लौह धातु के जो प्रमुख अयस्क है वो 3 रूपों में मिलते हैं: ऑक्साइड के रूप में, सल्फाइड के रूप में, कार्बोनेट के रूप में। ऑक्साइड के रूप में हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। सल्फाइड के रूप में पायराइट और कार्बोनेट के रूप में सिडेराइट पाया जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पूरे चैप्टर में अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात है तो ये लौह धातु आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनके अयस्क काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से इन सभी के जितने भी फॉर्मूले हैं और इनमें लोहे की मात्रा जितनी दी गई ये सभी आपको एक सारणी बनाकर आपको याद करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लौह धातुओं के वर्गीकरण के बारे में। देखिए, लौह धातुओं के वर्गीकरण को हमने कितने भागों में बांटा है? 4 प्रकार से बांटा है कि 4 प्रकार की लोहा हमें पाया जाता है, प्राप्त होता है। जैसे कच्चा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा और इस्पात। ठीक है, अब कच्चे लोहे को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पिग आयरन। पिटवा लोहा का रोट आयरन, ढलवा लोहा का कास्ट आयरन और इस्पात को कहेंगे हम स्टील कहेंगे।
तो सबसे पहले बात करते हैं हम कच्चे लोहे के बारे में। कच्चा लोहा क्या होता है? लोह अयस्क में सबसे पहले कौन सा क्या चीज़ प्राप्त है? कच्चा लोहा। मतलब जब लोहा हमें अयस्क के रूप में प्राप्त होता है तो उन अयस्कों में सबसे पहले हमें क्या प्राप्त होगा? कच्चा लोहा प्राप्त होता है। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 3.5 से 4.5% की मात्रा कार्बन की पाई जाती है। कच्चा लोहा भंगुर होता है, इसलिए इसे वेल्ड नहीं किया जा सकता है। वेल्डर वाले जो स्टूडेंट होता है उन लोगों के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्न में से किस लोह धातु को वेल्ड नहीं किया जा सकता है? तो कच्चे लोहे को कभी वेल्ड नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो भंगुर होता है। कच्चा लोहा होता है वह लोहा, कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज, फास्फोरस और गंधक की मिश्र धातु। मतलब कच्चे लोहे में ये सभी पदार्थों की मात्रा पाई जाती है। कौन कौन सी? लोहा पाया जाता है, कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज, फास्फोरस और गंधक की मिश्र धातु पाई जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम पिटवा लोहा की बात करेंगे। देखिए पिटवा लोहा क्या होता है? यह 99% एक प्रकार का शुद्ध लोहा होता है। तो प्रश्न बन सकता है निम्नलिखित में से कौन सा लोहा 99% तक शुद्ध होता है? तो आंसर क्या आएंगे? पिटवा लोहा। ठीक है। इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का गुण क्या बताया था हमने बताया था कि किसी पदार्थ को ठोक पीट करके तारों के रूप में आकृति देना ताकि वो मुड़ने पर भी टूटे नहीं। तो इस प्रकार को क्या कहा जाता है? तन्यता का गुण कहा जाता है। इसका गलनांक कितना होता है? 1550 डिग्री सेल्सियस होता है तथा इसमें चुंबकीय शक्ति अन्य लोहों से अधिक होती है। यानी कि सबसे ज़्यादा चुंबकीय मात्रा कौन से लोहे में पाई जाती है? तो पिटवे लोहे में पाई जाती है। इस पर हीट ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। हीट ट्रीटमेंट मतलब इसमें ऊष्मा के जो उपचार होते हैं वो करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। देखिए इसके प्रमुख संघटक देखिए। इस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 0.005% से 0.15% तक पाई जाती है। सिलिकॉन में 0.15 से 0.20% तक पाई जाती है। फास्फोरस की मात्रा 0.12 से 0.16% तक पाई जाती है और सल्फर की मात्रा 0.02 से 0.03% पाई जाती है। सबसे कम अगर मात्रा की बात करेंगे तो हम किसकी पाई जाती है? सल्फर की पाई जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे डलवा लोहा की। डलवा लोहा क्या होता है? देखिए भंगुरता गुण के कारण, भंगुरता का गुण क्या होता है? यानी किसी वस्तु पर जब बल से प्रहार किया जाता है तब उसमें झटके सहन करने की क्षमता बहुत ही कम होती है। इसी वजह से वो दो भागों में विभक्त हो जाता है। उसे भंगुरता का गुण कहते हैं। यह झटके तथा आघात सहन नहीं कर पाता और यह ढलाई हेतु उपयुक्त किया जाता है। ढलाई का मतलब कास्टिंग के लिए इसको प्रयोग में लेते हैं। इसका गलनांक कितना होता है? 1520 डिग्री सेल्सियस होता है। यह दबाव सहन कर सकता है परंतु तनाव सहन नहीं कर सकता है। ठीक है। दबाव, देखिए दबाव क्या होता है, तनाव क्या होता है, देखिए इस चीज को समझिए। मैं इस वस्तु पर इधर से बल लगा रहा हूं और इधर से बल आरोपित कर रहा हूं तो ये क्या चीज हो गया? ये दबाव हुआ। मतलब इधर से भी प्रेशर लग रहा है, इधर से भी दबाव लग रहा है, इधर से भी दबाव लग रहा है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इसी वस्तु को अगर मैं इस प्रकार से खींचूं, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? इसमें टेंशन आ रहा है। मतलब इसके कण दूर दूर भाग रहे हैं। यहाँ पर कण क्या आपस में पास पास आ रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है? एक कण यहाँ है तो एक कण दूर कणों के बीच में क्या हो रहा है? एक बल के माध्यम से कण दूर हो रहे हैं। तो जब कण दूर होते हैं तो उसे कहते हैं तनाव कहते हैं, और जब दबाव लग रहा है तो उसे कहेंगे संपीड़न कहते हैं। जैसे कि आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। मैंने बोला बताओ ये दो आदमी, एक आदमी ये और एक आदमी ये दोनों व्यक्ति क्या कर रहे हैं? इस धक्का लगा रहा है, खींच रहे हैं। तो आप कहोगे धक्का लगा, देखो इधर से ये धक्का लगा रहा है, इधर से धक्का लगा रहा है। तो धक्का लगाने को क्या कहते हैं? दबाव कहते हैं। और वही मैं एक एग्जाम्पल ये देता हूँ कि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? एक व्यक्ति इसको खींच रहा है, एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति भी खींच रहा है। दोनों क्या कर रहे हैं? दबाने की जगह इसको खींच रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? टेंशन पैदा हो रही है। यानी कि जो खिंचाव बल होता है वो तनाव कहलाता है और जो दबाव बल होता है या फिर धक्का लगाने वाला बल होता है उसे दबाव कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो इस पर क्या होता है? जंग नहीं लगता है इसके ऊपर। और कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 2 से 4% तक पाई जाती है। और इससे चुंबक नहीं बना, यानी ढलवे लोहे से चुंबक कभी नहीं बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम इस्पात की बात करेंगे। देखिए इस्पात क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में की दृष्टि से यहाँ से प्रश्न आने की भी संभावना या तो लोहे से आता है या फिर इस्पात से पूछा जाता है। इस्पात को इंग्लिश में कहते हैं स्टील कहते हैं। ठीक है। इस्पात में उच्च तनन सामर्थ्य तथा संपीड़न सामर्थ्य होती है। इस्पात में क्या होता है? उच्च तनन सामर्थ्य। उच्च तनन सामर्थ्य का मतलब यह होता है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो उसमें तन्यता का गुण पाया जाए, यानी कि उसको ठोक पीटे तो वो तार के रूप में बन जाए लेकिन वो टूटना नहीं चाहिए। तथा संपीड़न सामर्थ्य भी अधिक, यानी दबाव सामर्थ्य भी उसमें अधिक होना चाहिए। इस गुण के कारण स्टील के नट बोल्ट बनाए जाते हैं। तो प्रश्न यहाँ से सीधा बनेगा कि नट बोल्ट जो बनाए जाते हैं वो किस धातु के बनाए जाते हैं? तो वो इस्पात के बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि ताकि झटकों को सहन कर सके, क्योंकि इनमें उच्च तनन सामर्थ्यता अधिक होती है। और साथ ही हम बात करेंगे सारथी, एक तो उच्च तनन सामर्थ्य अधिक होती है और दूसरा संपीड़न सामर्थ्य भी इनकी अधिक होती है। इनका गलनांक कितना होता है? 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। घनत्व कितना होता है? 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। प्रत्यास्थता व तन्यता का गुण
होता है, लेकिन इनमें भंगुरता का गुण नहीं होता है। यानी कि इस्पात में क्या होता है, प्रत्यास्था। प्रत्यास्था का क्या होता है कि बल लगाने पर वस्तु अपने आकार को चेंज कर ले, लेकिन बल हटाने पर वह अपने पुनः आकार को ग्रहण कर ले। जैसे रबड़, जैसे कि मैंने ये बोला, अब मैंने इसको बल लगाया, बल लगाने से इसकी आकृति इस प्रकार हो गई। अब जैसे मैं बल हटाऊंगा ये पुनः अपनी आकृति को ग्रहण कर लेगा। क्या कहलाता है, प्रत्यास्था यानी इलास्टिसिटी। प्रत्यास्था और तन्यता का गुण होता है, लेकिन इसमें भंगुरता का गुण नहीं होता। यानी कि इसको कितना भी बल लगाओ, इसके आकार में परिवर्तन होगा, इसमें इसको तारों के रूप में ढाल सकते हैं, लेकिन यह कभी टूटेगा नहीं। यह स्टील की सबसे बड़ी खासियत होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, ठंडी अवस्था में इसमें चुंबकीय गुण होता है। एकमात्र ऐसी धातु इस्पात, क्योंकि इसमें देखो लोहे के कण पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि लोहे का ही एक प्रकार रूप है, तो ये ठंडी अवस्था में इसमें चुंबकीय गुण भी पाए जाते हैं। ये कठोर तथा घर्षण रोधी भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम अब इस्पात के प्रकार। काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रश्न आता है यहाँ से, और कंपैरिजन करके प्रश्न आता है। इस्पात को दो प्रमुख भागों में बांटा गया, एक प्लेन कार्बन इस्पात और दूसरा बांटा गया मिश्रित कार्बन इस्पात के रूप में। प्लेन कार्बन इस्पात को हम 3 भागों में बांटते हैं, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। अब एक के बारे में जानते हैं, आइए। प्लेन कार्बन स्टील क्या होता है, इसमें लोहा और कार्बन मिला होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्लेन कार्बन स्टील कहते हैं। कार्बन की परसेंटेज मात्रा के अनुसार इसको हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। देखिए, नंबर 1 हमने बांटा है लो कार्बन स्टील। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 0.15 से 25% होती है। मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 0.25 से 0.75% होती है। और हाई कार्बन स्टील में कितनी होती है, 0.75 से 1.5% होती है। देखिए नाम से स्पष्ट है, लो कार्बन मतलब कार्बन की मात्रा कम होगी, मीडियम मतलब कार्बन की मीडियम होगी, और हाई का मतलब सबसे कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी। ये मृदु, तन्य और आघातवर्धनी होते हैं। आघातवर्धनी का मतलब क्या बताया था, ठोक पीट कर किसी वस्तु को चादर के रूप में, टीन सेट के आकार में ढालना क्या कहलाता है, आघातवर्धनी है। नाम से स्पष्ट है, आघात करने पर उसके गुणों में क्या हो, वर्धन हो, उसके कणों में क्या हो, वर्धन हो, क्या कहलाता है, आघातवर्धनता कहलाता है। मीडियम कार्बन स्टील अधिक सामर्थ्यवान होते हैं, और हाई कार्बन स्टील बहुत ही ज़्यादा कठोर प्रकृति के होते हैं, ठीक है। इनमें एक और अंतर है, नट, बोल्ट, तार, रिवेट, एक्सिल, शाफ्ट, एंगल, टी आयरन, आयरन, चैनल, ये सभी किससे बनाए जाते हैं, लो कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं। हैमर, तार, ट्यूब इत्यादि प्रकार के जो उपकरण है वो किससे बनाए जाते हैं, मीडियम कार्बन स्टील से। जबकि कटिंग टूल्स जितने भी है वो सभी किससे बनाए जाते हैं, हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं। जैसे ड्रिल, छेनी, रेती को फाइल कहते हैं, कुल्हाड़ी, ब्लेड इत्यादि, ये सभी कटिंग टूल्स किसके बनाए जाते हैं, हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मिश्रित कार्बन इस्पात के बारे में बात करते हैं। ये धातुएं निकिल, क्रोमियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, सिलिकॉन, मैग्नीज, कोबाल्ट और वेनेडियम होती है। यानी कि ये जो प्रकार की जो धातु मैंने आपको बताई है, कौन कौन सी, निकिल, क्रोमियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, सिलिकॉन, मैग्नीज, कोबाल्ट और वेनेडियम, ये सभी धातुएं किसका रूप है, मिश्रित कार्बन इस्पात का रूप है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रमुख विद्युत रोधी पदार्थों का वर्गीकरण। देखिए कल हमने विद्युत रोधी पदार्थ पढ़े थे, लेकिन उनका वर्गीकरण नहीं किया था। इनको कुछ वर्गों में डिवाइडेशन किया कि कुल इनको 7 भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं हम वर्ग ए। वर्ग ए में जितने भी पदार्थ रखे गए वो 105 डिग्री सेल्सियस तक ताप को सहन करने में सक्षम है, ठीक है। वर्ग बी की बात करेंगे तो वो 130 डिग्री सेल्सियस तक ताप सहन करने में सक्षम है। इसी प्रकार वर्ग सी की बात करेंगे तो 180 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के जो ताप है उनके ताप को सहन करने में सक्षम होती है। इसी प्रकार वर्ग ई की बात करेंगे तो 120 डिग्री सेल्सियस तक ताप सहन कर सकते हैं। वर्ग एफ की बात करेंगे, देखिए वर्ग डी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ई के बाद में सीधा, सॉरी सी के बाद में सीधा ई है, ई के बाद में एफ है। 150 डिग्री सेल्सियस तक ताप सहन कर सकते हैं, वो वर्ग ई में रखे जाते हैं, ठीक है। वर्ग एच की बात करेंगे तो 180 डिग्री सेल्सियस तक ताप सहन कर सकते हैं, और वर्ग वाई की बात करेंगे तो 90 डिग्री सेल्सियस तक ताप सहन कर सकते हैं। हालांकि ये वर्ग कभी परीक्षा में पूछे नहीं गए, लेकिन कभी परीक्षा में पूछ लिए जाए तो आपके लिए दिक्कत ना हो। तो इसी वीडियो के साथ में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। मैं एक बार फिर से इसका रिवीजन कर देता हूँ आज जो हमने पढ़ा। देखिए आज हमने जो मुख्य रूप से बात करी वो हमने लौह धातुओं के बारे में पढ़ा कि लौह धातुएं क्या होती है, उनकी हमने डेफिनेशन, उसके गुण पढ़े। इसके बाद में हमने लौह धातु के प्रमुख अयस्कों को पढ़ा हमने, जिसमें ऑक्साइड के रूप में 3, सल्फाइड के रूप में 1 और कार्बोनेट के रूप में 1 हमने पढ़ा। इन सभी के फॉर्मूले और इनमें जितनी लोहे की मात्रा वो आपको पढ़नी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हमने बात करी थी लौह धातु का वर्गीकरण को हमने 4 भागों में बांटा, कच्चा लोहा, पिटवा लोहा, डलवा लोहा और इस्पात। और एक एक के बारे में हमने, कच्चे लोहे के बारे में हमने जैसे ये 4 इसके गुण बताए, इसकी पहचान क्या होती है, ठीक है। इसी प्रकार हमने पिटवा लोहा को पढ़ा। पिटवा लोहा के पढ़ने के बाद में इसके बाद हमने डलवा लोहा को पढ़ा। डलवा लोहा के बाद में हमने इस्पात को पढ़ा, और इस्पात में हमने मुख्य रूप से इस्पात के प्रकार भी हमने पढ़े कि इस्पात कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, और प्लेन कार्बन इस्पात 3 प्रकार के होते हैं।
और तीनों की क्या विशेषता होती है, तीनों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को सभी स्टूडेंटों को शेयर कीजिए ताकि वो सब्सक्राइब कर सके और उनको डेली जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उनको मैसेज आ जाए और आप बेल आइकन पर भी